ज्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन क्या शेयर बाजार में लगातार गिरावट की वजह से म्यूचुअल फंड से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा है? इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ जनवरी महीने में 61 लाख निवेशकों ने अपनी एसआईपी बंद की है। नमस्कार दोस्तों, हम भारत के लोग में हमारा आज का विषय है डूबता भारत, उगता संघी। इस विषय में हम भारत की गिरती अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। यह विश्लेषण ब्लूम की इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। इस रिपोर्ट को बीबीसी ने पूरी दुनिया में प्रकाशित किया है। अभी भारत के संदर्भ में एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि भारत के 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों के पास आवश्यक वस्तु यानी खाना रहना छोड़कर दूसरे किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर संघी और उसके पार्टी माला माल हो चुके हैं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी अमीर पार्टी बन चुकी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के दलाली की कमाई से हर राज्य में बीजेपी ने 5 स्टार जैसा दफ्तर खोल लिया है। संघियों ने दिल्ली में अपना ऑफिस बनाया है जिसका नाम है केशव कुंज। यह बिल्डिंग किसी राजमहल से कम नहीं है। कोरोना के दौरान नया संसद बनाया गया, नया हवाई जहाज खरीदा गया, प्रधानमंत्री का नया महल बनाया गया। यह सब करने की क्या जरूरत थी? फिर भी किया गया। इसमें कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार अमीर लोग की संख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि जो पहले से अमीर थे वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब थे वो गरीब होते जा रहे हैं। भारत में असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ 10% भारतीयों के पास अब राष्ट्रीय आय का 60% हिस्सा है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि भारत के परिवारों की बचत 50 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। 50% मिडिल क्लास की आय के मुकाबले कृत्रिम महंगाई को इतना बढ़ा दिया गया है कि लोग जितना कमा रहे हैं उनके पास पैसा कुछ नहीं बचता है। उनकी हालत एक मजदूर सी हो गई है जो कमा रहा है और खा रहा है, जिसे अंग्रेजी में हम हैंड टू माउथ कहते हैं। नरेंद्र मोदी जब हमारी संस्था भारत सरकार में मंत्री की कुर्सी संभाली तब उनको सबसे बड़ी पूंजी मिली थी भारत के युवा, भारत के पढ़े लिखे युवा। अगर इस पूंजी को सही तरह से इस्तेमाल किया गया होता तो आज भारत आर्थिक रूप से चीन को टक्कर दे रहा होता, पर ऐसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों में कोई इंडस्ट्रियल जोन डेवलप नहीं किया। संघियों ने देश के युवा को हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखा। उसने धर्म के नाम पे नफरत फैलाया गया। तब तो युवा संघियों के बहकावे में आ गए और आज उनकी अपने घर में इज्जत एक धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है। 30 वाले 40 के हो गए, 20 वाले 30 के। इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलता, इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। इस परिस्थिति की जिम्मेवार ये खुद है। इन्होंने अपने आप को संघियों के नफरत फैलाने का हथियार के रूप में इस्तेमाल होने दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पढ़े लिखे लोगों की वैल्यू समाप्त कर दी गई है। पहले कहावत था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। यह कहावत झूठ सी लग रही है। अब आप जितना पढ़ोगे आप उतना ही बेरोजगारी की तरफ अग्रसर होंगे। सोचिए उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बच्चे के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन तक कराने के लिए 30 से 40 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पैसे दो सर्टिफिकेट लो का धंधा अब सिर्फ मेरठ से ग्रेटर नोएडा तक की बात नहीं रह गई है। अब भारत के सम्मानित सरकारी संस्थान भी यह धंधा पैटर्न अपना चुके हैं। इतना ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड से भी पढ़े लिखे लोगों का महत्व खत्म कर दिया गया है। इसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे। इस रिपोर्ट में युवा के बेरोजगारी के बारे में बताया जा रहा है। युवा जितना पढ़ेगा वह उतना ही बेरोजगारी के अंधेरी कोठली की तरफ धकेल दिया जाएगा। अब ज़्यादा पढ़ा लिखा होना सिर्फ आपके लिए हानिकारक नहीं,
बल्कि आपके माता पिता के लिए भी हानिकारक हो गया है। अब ज़्यादा पढ़ा लिखा होना एक महामारी की तरह हो गया है। रिपोर्ट में पढ़ाई के आधार पर बेरोजगारी दर बताया जा रहा है, जिसमें 28% युवा जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं बेरोजगार बताए जा रहे हैं। लगभग 11% युवा जो इन्होंने इंटर और मैट्रिक पढ़े हैं वो बेरोजगार बताए जा रहे हैं। लगभग 6% जिन्होंने मैट्रिक से कम पढ़ाई की है वह बेरोजगार बताए जा रहे हैं। लगभग 3% जो 5वीं से कम पढ़ाई किए हैं वो बेरोजगार बताए जा रहे हैं। यह बहुत खतरनाक ट्रेंड है, देश को बर्बाद करने का वाला ट्रेंड है। आगे हम इस बात का आकलन करेंगे कि पढ़े लिखे लोगों की हालत कुत्ते के बराबर वैल्यू होने का क्या कारण है। बेरोजगारी के बाद अब रोजगार की बात करते हैं। रिपोर्ट में रोजगार के पैटर्न को भी समझाया गया है। इसमें 58% मोदी के स्वरोजगार योजना वाले हैं। अंग्रेजी में इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। इनकी कोई मासिक आय तय नहीं होती है, जैसा काम हुआ उसके हिसाब से आमदनी। कई लोगों को रेगुलर बिजनेस मिलता है, कई लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कमा पाते। पर रुकिए, सिर्फ इतना ही डाटा नहीं है। इस 58% में से 33% घरेलू तौर पे काम करने वाले, कम पैसे पे काम करने वाले या सिर्फ खाना पे काम करने वाले लोग हैं, जैसे नौकरानियां, माली, छोटे बच्चे संभालने वाली, ड्राइवर, रसोइया, घर का देखभाल करने वाला शामिल है। सिर्फ 13% रेगुलर एम्प्लॉय हैं जो किसी ठेकेदार के अंदर काम नहीं करते। 9% रेगुलर एम्प्लॉय हैं पर वह ठेकेदार के अंदर काम करते हैं। इसे अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्टर लेबर कहते हैं। अगर आप इस पैटर्न को समझते हैं तो आप पाएंगे कि सिर्फ 13% लोगों की आमदनी सुरक्षित है, 87% लोगों की आमदनी सुरक्षित नहीं है। यह बहुत खतरनाक परिस्थिति है। अभी भी हम नहीं जागे तो हमारी आर्थिक स्थिति श्रीलंका की तरह भी हो सकती है। नरेंद्र मोदी के अनुसार हम विश्व गुरु हैं। अगर हम रेगुलर एम्प्लॉय जो भारत में सिर्फ 13% है, जिसकी आमदनी सुरक्षित है, जो ठेकेदार और किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर नौकरी नहीं कर रहा है, रूस में ऐसे रेगुलर कर्मचारी की संख्या 93% है, ब्राज़ील में यह संख्या 94% है, रशिया में यह परसेंटेज 68% है, बांग्लादेश में 42%। नरेंद्र मोदी जिसका डंका पूरा दुनिया में बज रहा है, उसने हमें बांग्लादेश के नीचे कर दिया। लोग अपना SIP बंद करा रहे हैं क्योंकि उनके पास बचत खत्म होती जा रही है। उनके पास उतना पैसा नहीं बच रहा है कि वह किस्त का पैसा चुका सके। कई लोगों की टेम्प्रोरी नौकरी है, उनको अपने नौकरी जाने का डर है, वह अपना SIP बंद करा रहे हैं। कई लोग तो इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपना फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी बंद करा चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने दिखाया था अच्छे दिन के सपने। अच्छे दिन तो आए हैं पर सिर्फ 10% संख्यों के लिए। दूसरे लोगों ने तो अपना सब कुछ गंवा दिया, अपने परिवार को खतरा में डाल चुके हैं। मार्केट के गिरते पैटर्न को देखते हुए लोगों ने SIP का पैसा निकालना चालू कर दिया है। सिर्फ जनवरी के महीने में 94 लाख लोगों ने अपना SIP अकाउंट बंद कर दिया, ऐसा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का कहना है। यह अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति है और जिसका डर था वह हो गया। शेयर बाजार में 19 लाख करोड़ रुपया एक दिन में साफ हो गया। यह 30 साल का रिकॉर्ड, यहाँ 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। कोरोना के दौरान जब कृत्रिम ऑक्सीजन अभाव के कारण लोग मर रहे थे, तभी नरेंद्र मोदी नया संसद जो अब टपकने लगा है, अपने लिए नया राजमहल, नया हवाई जहाज, अमेरिका का राष्ट्रपति जैसा नया मर्सिडीज कार खरीदा। इलेक्ट्रल बॉन्ड से उसने पार्टी और संघियों के लिए क्या क्या किया यह जग जाहिर है। बीजेपी ने 5 स्टार दफ्तर बनाया है। हर राज्य में संघियों ने दिल्ली में नया पैलेस बनाया है केशव कुंज के नाम से, जो किसी राजमहल से कम नहीं है। वहीं युवा की शिक्षा में
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 2.7% खर्च किया जा रहा है। अगर इसी क्षेत्र में हम इंडोनेशिया और थाईलैंड को देखें तो वह 4% के लगभग खर्च कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला देश स्वीडन है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी की स्किल्स इंडिया पे। कितना प्रचार किया गया है इस योजना का, पर असलियत में अगर आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। इंडिया में सिर्फ 2.3% कार्यबल को स्किल्स ट्रेनिंग दिया गया है। वहीं दूसरी ओर चीन में इसकी संख्या 26% है, अमेरिका में 52, जर्मनी में 75, जापान में 80 और साउथ कोरिया में 96% है। यह सिर्फ मोदी की गलती नहीं, यहाँ युवा ने खुद अपने आप को संघियों के नफरत फैलाने का हथियार बनने दिया। इनको शिक्षा और स्किल से कोई मतलब नहीं था, इसलिए आज भी धोबी के कुत्ते बने हुए हैं। बीजेपी ने अपना दफ्तर दिल्ली में बनाया। यह दफ्तर किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ऐसे दफ्तर भारत के हर राज्य में बनाया गया है। संघियों ने दिल्ली में एक नया हेडक्वार्टर खोला है, इसका नाम है केशव कुंज। यह दिखने में किसी राजमहल से कम नहीं है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने बिना मतलब के अपने लिए राजमहल बनाया, नया संसद बनाया, अपने लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा नया विमान खरीदा, मर्सिडीज कार खरीदी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये भारत के रिसोर्स की बर्बादी था। वहीं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1000 भारतीय में से सिर्फ 26 के पास कोई कार है और वह छोटे छोटे मकानों में रहने के लिए मजबूर है। हमने हमेशा देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब ग्रोथ होता है तो बहुत सारा जॉब जनरेट करती है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ तो हुआ 30 से 300% तक, पर जॉब जनरेट नहीं हुआ। यह ताज्जुब की बात है। पर अगर आप इस ग्रोथ की सच्चाई समझना चाहते हैं तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को समझे। इलेक्ट्रल बॉन्ड में कंपनी हर दिन करोड़ों का चंदा नरेंद्र मोदी के पार्टी बीजेपी को दिया करती थी। इस चंदे की राशि को लेकर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया अपने फैसले में, अनैतिक रूप से कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया। अगर कंपनी का प्रॉफिट ऐसे ही 30 से 300 गुना बढ़ जाता है तो वर्कफोर्स का वह क्या करेगी? आपके पढ़े लिखे होने की या आपकी महारत की उनको उसकी क्या अहमियत रह जाती है? आप 3 से 10 गुना से 3 से लेकर 10 गुना तक प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो क्या वैल्यू है आपकी पढ़ाई की और आपकी स्किल्स की? अंत में इस रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताई गई है। प्रति व्यक्ति आय में भारत 149 रैंकिंग पर है, जबकि बांग्लादेश का रैंकिंग 151 है। बांग्लादेश हमसे सिर्फ थोड़ा सा कम है। अमेरिका 7वें नंबर पे है, रूस 67 नंबर पे है, चाइना 71 नंबर पे है। नरेंद्र मोदी कहते थे कि उनका डंका बज रहा है, पर हम किसके आसपास दिखाई दे रहे हैं? बांग्लादेश के आसपास। हम अब बांग्लादेश से मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में सिर्फ अपने पार्टी के लिए और संघियों के लिए काम किया। भारत को इन्होंने अंदर से खोखला कर दिया है और भारत को अंधेरे की तरफ धकेल दिया है। अभी भी जागने का वक्त है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हमें श्रीलंका जैसा दिन दिखना पड़े। जय हिंद।